वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है तुषार एकेडमी। और दोस्तों मैं आज आपका विषय सर लेके आया हूँ क्लास 12th का। टॉपिक है मैथ्स का। दोस्तों नाम है प्रोबेबिलिटी। आखिरकार मैंने आपको प्रोबेबिलिटी के ऊपर 12th क्लास का लेके वीडियो आ गया हूँ। दोस्तों 12th क्लास का ही प्रोबेबिलिटी ऐसा चैप्टर है जो कि आपके सीबीएसई का एनुअल एग्जाम होगा ना, बोर्ड एग्जाम, वो उसमें आपका 8 मार्क्स कैरी करता है। 8 मार्क्स ये पूरा कैरी करता है प्रोबेबिलिटी। और बहुत ही लॉजिकल सब्जेक्ट है और बहुत ही लॉजिकल टॉपिक्स इसमें आते हैं। क्वेश्चन जो ऐसे आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड नहीं होते, फिर भी अगर आपको फॉर्मूला याद करना हो तो मैं आपको याद करा दूंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन ये चैप्टर आप मेरे से पढ़िए, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लास्ट में एक लाइक जरूर दीजिएगा। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया है इस चैनल पे, है ना। वो प्रोबेबिलिटी बहुत बेसिक थी, लेकिन अब आप क्लास 12th में है तो क्लास 12th में जो आपकी प्रोबेबिलिटी आती है वो अलग अलग लेवल की आती है। मीन्स दैट जो पहला आपका एक्सरसाइज होगा 13 चैप्टर है ये 12th का, उसकी जो पहली एक्सरसाइज है 13.1 वो बेस्ड है दोस्तों कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के ऊपर। तो आज हम वही बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। आज हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता क्या है और उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, साथ में ही इसका जो इसके साथ ही साथ इसका एक भाई आता है जिसका नाम होता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। वो नेक्स्ट एक्सरसाइज का है तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। और जब हम सारी एक्सरसाइज हम सॉल्व कर लेंगे तो लास्ट में एक आता है हमारे पास बेस थ्योरम, ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही है दोस्तों, तो हम वो भी वहां पे भी उसको डील करेंगे, ठीक है। तो बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप हम मूव करते हैं। देखिए टॉपिक का नाम क्या है हमारा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल आपको खुद समझ में आ रहा होगा, इसका रूट वर्ड क्या है, कंडीशन है। मैं हमेशा आपको कहता हूं ना कि कोई भी चीज समझने से पहले आप उसके रूट वर्ड पे जाइए, है ना, उसकी जड़ पे जाइए। क्या है नाम इसका, कंडीशन, है ना। तो कंडीशनल, इसका रूट वर्ड क्या है, कंडीशन। इसको आपने जब ब्रेक कर दिया मीन्स दैट कि हम आखिरकार क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। लेकिन क्या होगा, उसमें एक ना एक कंडीशन जरूर मेंशन होगी। इतना चीज समझ में आ रहा है ना, कंडीशन मीन्स कंडीशन। अब मैं आपको ये बोलता हूं कि फ्रेंड्स आपके पास एक डेक ऑफ 52 कार्ड्स है। अगर मैं इसको अच्छी तरह रब कर दूं तो इसको ठीक से लिखते हैं। चलिए देखिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, अगर आपके पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं, ठीक है, 52 कार्ड्स हैं, अगर आपके पास डेक ऑफ 52 कार्ड्स हैं। अब जो आपने प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पढ़ चुका है उसमें आपने क्या पढ़ा है कि आपके पास 4 किंग्स होते हैं, 4 एस है, अलग अलग चीज वैरायटी ऑफ पढ़ा था, ठीक है। तो अगर उसमें अब मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मेरे पास 4 किंग को कैलकुलेट करने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, मीन्स दैट 4 किंग्स है हमारे पास, तो उनकी क्या प्रोबेबिलिटी, तो आप लिखेंगे P4 किंग। 4 किंग्स की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो आप बोलेंगे सर 4/52, है ना। ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैं आपको एक कंडीशन अप्लाई करके देता हूं, कंडीशन लगाता हूं, आपको बोलता हूं कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी। देखो प्रोबेबिलिटी सेकंड किंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, इफ 1 किंग आउट है लेकिन विदाउट रिप्लेसमेंट भी उसका नहीं है, मीन्स दैट कि विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपके पास एक कंडीशन आ गई है। कंडीशन क्या आई है कि आपको सेकंड किंग का तो प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये नॉर्मल फॉर्मूला है। लेकिन उसमें क्या है कि फर्स्ट किंग जो होगा आपका, इफ फर्स्ट जो पहला किंग था, 4 किंग थे ना हमारे, जो पहला किंग था वो उसको हमने आउट कर दिया है, वो चला गया, हमारे डेक से चला गया। इसका मतलब हमारे पास 52 ना बच गई, अब कितना बच गया है, 51। 52 नहीं है, अब हमारे पास कितना आ गया है, 51, ठीक है, पहला। दूसरा विदाउट रिप्लेसमेंट, उसका हमको रिप्लेसमेंट भी नहीं करना है, रिप्लेसमेंट भी नहीं होना, मतलब उसको आएगा भी नहीं, ना ही वो किसी और से रिप्लेस होगा, ना आएगा ना रिप्लेस होगा, वो परमानेंटली आउट हो गया। तो टोटल आउटकम्स आपके कितने हैं, 51, मींस दैट टोटल आउटकम्स भी आपका कम हो गया।
पहला। दूसरा कि अब विदाउट कंडीशन हो गया, मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट मीन एक कंडीशन भी आ गई। तो ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कंडीशन होती है, तो उस टाइम इसका क्या फॉर्मूला होगा, मतलब क्या सॉल्यूशन होगा, तो जस्ट एक क्या होगा 3, क्योंकि एक किंग चला गया। तो अब सेकंड वाले किंग की क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 में से 3, और टोटल आउटकम्स क्या हो गया 51। तो हमें सीखने को क्या मिला इससे, हमें सीखने को मिला कि अब एग्जामिनेशन में अगर अब क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें कि कुछ ना कुछ कंडीशंस दी होती हैं, तो उस प्रोबेबिलिटी को बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आपको एग्जांपल समझ में आ गया, एग्जांपल समझ में आ गया ना। अब मैं आपको बताता हूं डेफिनेशन इसकी, ठीक है, डेफिनेशन बताता हूं, फॉर्मूला बताता हूं, जिससे आपको इसका क्रिस्टल क्लियर होगा। ठीक है, चलिए देखिए, यहां से देख लीजिए, पहले एग्जांपल देख लीजिए, इसका एक स्नैपशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब देखिए, मैं आपको बताता हूं इसका डेफिनेशन। देखिए, a probability in which there is a condition and that condition of one event is totally depend on the condition of other event totally depend upon condition of first event। देखिए क्या बोला ये है कि प्रोबेबिलिटी इन विच, ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसा हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो ऐसी प्रोबेबिलिटी इन विच देयर इज अ कंडीशन, एक कंडीशन आ रही है, एंड दैट कंडीशन ऑफ द अदर इवेंट, अलग इवेंट था वो, मतलब हमने सेकंड किंग की बात की थी, लेकिन जो फर्स्ट किंग थी वो आउट हो गया था, फर्स्ट किंग था वो आउट हो गया था, तो वो अदर इवेंट था, वो हमारे पास था। हम करंटली इवेंट क्या कैलकुलेट कर रहे थे, सेकंड किंग के बारे में, है ना। तो फर्स्ट इवेंट आउट हो गया था, तो अदर इवेंट था। तो कंडीशन ऑफ अदर इवेंट इज टोटली डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द फर्स्ट इवेंट। वो इवेंट जो है वो हमारे फर्स्ट इवेंट पे डिपेंडेंट हो रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारा वाला इवेंट उसके ऊपर डिपेंड हो रहा है। तो हम अदर की जगह में जो पहले लिख रहा था, यहां पे फर्स्ट इवेंट इज टोटली डिपेंड अपॉन द अदर इवेंट। ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो कि जो हमारा पहला इवेंट है, मतलब हम जो निकालने वाले हैं सेकंड इवेंट, वो जो इवेंट है वो टोटली डिपेंड अपॉन हो रहा है अदर इवेंट के ऊपर। समझ गए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ये तो हो गई इसकी दोस्तों डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं इसका बताता हूं आपको फॉर्मूला ये है कि हम निकालने वाले हैं पी ए स्टॉक बी, इसको बोलते हैं स्टॉक, ये डिवाइड नहीं है, इसको बोलते हैं स्टॉक। प्रोबेबिलिटी में आप एक वर्ड जान लीजिए, STOCK, स्टॉक। ठीक है, तो ए स्टॉक बी, इसका मतलब ये हुआ कि पी ए प्रोबेबिलिटी बी निकालनी है जब हमें पी की ऑलरेडी कंडीशन पता हो, मतलब हमें बी की ऑलरेडी कंडीशन पता है कि वो आउट हो चुका है, या उसकी सर्टेन कुछ कंडीशंस है, जैसे कि मैं भी आपको एक एग्जांपल लेके बताऊंगा। ठीक है, यहां पे आप देख लीजिए, ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब मैं इसको एक वेन डायग्राम समझ में आपको समझा रहा हूं, इसको आप एक कन्वर्ट कर लीजिए, स्नैपशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम आपको बताते हैं। देखिए, ठीक है, अब देखिए बहुत ही इजी है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है। फॉर एग्जांपल अगर आप वेन डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो ये हमारा होता है ए, ठीक, ठीक है। अब मैं अगर यहां से मैं इसको लेता हूं बी को, ठीक है, तो बी यहां पे ये पूरा हो गया, ठीक है, तो ये क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, एंड ए इंटरसेक्शन बी, है ना। कब, जब मैं बचे हुए हिस्से को नहीं ले रहा, ये क्या था हमारा ए था, ये क्या था हमारा बी था। अब मैं बचे हुए हिस्से को नहीं ले रहा, तो मैं क्या बनूंगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टॉक बी, तो उसका आंसर होगा कि एन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कंडीशन मैंने लगाई
बी पे, बस इतना रखिए कि कंडीशन मैंने लगाई बी पे, तो ए स्टॉक बी का मतलब ये हुआ कि बी वाला स्टॉक है तो बी पे कंडीशन है। अगर मैं यहीं पे उल्टा बोल दूं, मैं यहां पे बोल दूं कि बी स्टॉक ए, बी स्टॉक ए बोलता हूं तो उसमें क्या होता है कि एम ए प्रोबेबिलिटी बी, ठीक है, ए प्रोबेबिलिटी बी, या आप बोलिए कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं बी इंटरसेक्शन ए, दोनों एक ही होगा, ठीक है। तो ये हो गया अपॉन, अब ए नीचे हो गया, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं कि दोनों का फॉर्मूला क्या है, दोनों के फॉर्मूले एकदम डिट्टो सेम है, बस स्लाइटली एक अंतर है कि जो स्टॉक के नीचे है, जो स्टॉक के नीचे रहता है हमें वहां गौर करना होता है कि यहां स्टॉक के नीचे बी है तो हम कंडीशनल बी पे लगाते हैं, यहां स्टॉक के नीचे ए है हम कंडीशन ए पे लगाते हैं, बस आपको यही ध्यान रखना होता है। समझ में आया? अगर मैं अब बोलता हूं, आपको ध्यान से देखिए, अगर ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, है ना, डायग्राम को मैं हटाता हूं, आपके ऊपर एक और एग्जांपल देता हूं। अगर आपने ये एग्जांपल देख लिया, मतलब ये कॉन्सेप्ट, ये वीडियो समझ में आ गया आपको, तो 13.1 आपके लिए हलवा हो जाएगा, एकदम आराम से कैलकुलेट करोगे। अब देखो क्या कि अगर आपके पास हम आपको नंबर्स दे रहे हैं, सेट ऑफ नंबर्स दे रहे हैं कि 1 2 3 4 5, ठीक है, ये सेट ऑफ नंबर्स है, ठीक है, ये ए है, ठीक। मैं बोल रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 क्या होगा? आप बोलोगे सर तो बहुत इजी है, कैसे? 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 5 है, तो अपॉन 5, और 2 कितना है? 1 है, 1 अपॉन 5। अब ध्यान सुनना, अब आएगी कंडीशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। मैं बोल रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 इफ स्टॉक लग गया, इफ 1 इज आउट विदाउट रिप्लेसमेंट। अब 1 आउट हो गया, बाहर गया, 1 को हमने बाहर कर दिया है, 1 2 3 4 5। अब हमारे इवेंट्स कितने हो गए? देखिए इवेंट्स कितने हो गए? 2 3 4 5। हमारे पास कितने ही इवेंट बचे हैं? 2 3 4 5। अब फिर से बोल रहा हूं गेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2। अब प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 की क्या हो जाएगी? 1 तो 1 रहेगी, है ना, एक ही प्रोबेबिलिटी, भाई 2 तो एक ही है ना, तो एक ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। और कितने आउटकम्स हो गए? 1 2 3 4, 4 आउटकम्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी चेंज हुई कि नहीं हुई? देखिए 1/4, 1/5, 1/4 चेंज हुई ना। तो हमने इससे क्या सीखा कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो आपके सैंपल स्पेस होते हैं, टोटल आउटकम्स होते हैं, सैंपल स्पेस होते हैं, वो शॉर्ट हो जाते हैं, वो कम हो जाते हैं, आपका जो कलेक्शंस है वो कम हो जाएगा, और आपके जो इवेंट्स हैं वो डिपेंड हो जाएंगे अदर इवेंट पे। अगर मैं यहीं पे बोल दूं कि विदाउट रिप्लेसमेंट, अगर मैं बोल दूं विद रिप्लेसमेंट, या बोल दूं कि एडिशनल इवेंट्स और मैंने डाल दिए, तो आपके सैंपल स्पेस बढ़ जाएंगे, लेकिन ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि आपको सैंपल स्पेस को और शॉर्ट करना विदाउट रिप्लेसमेंट, जिसको बोलते हैं डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। वो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। यहां तक आप चीजें समझ में आई आपको, है ना, यहां तक चीजें समझ में आई, क्या होता है, कैसे होता है, और हम चीजों को कैसे समझते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बेसिकली आज ये फॉर्मूला हुआ और एक ये फॉर्मूला, हालांकि दोनों फॉर्मूले सेम है, लेकिन जो एग्जाम्पल है वो आपको समझ में आया होगा। और आशा करता हूं कि आपको सटीक एग्जाम्पल पहुंचा होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। और ये अगर समझ में आ गया तो जो नेक्स्ट वीडियो में बताने जाऊंगा आपको, बनाऊंगा, जो कि है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें हम बहुत डिटेल में एक्सरसाइज करेंगे और डिटेल में एक एक चीजें बताएंगे उसमें। तो कोशिश करता हूं कि वो आपको और बेटर समझ में आए। अगर ये समझ में आया तो प्लीज दोस्तों एक लाइक जरूर दीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक धमाकेदार सेशन में, ठीक है दोस्तों।